पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेल समझिए में आपके सामने हाजिर हैं। और 5 दिनों के जो विधानसभा सेशन चले, विधानमंडल की कार्रवाई चली, हमने उसकी खबरें आपको बताई। लेकिन अब असल राजनीति की तरफ एक बार फिर से हम शिफ्ट कर रहे हैं। उससे पहले मेरी 2 लाइनें जो अभी अभी आज ही लिखी है कि जब भी पूछोगे परेशानी का सबब मुस्कुरा देंगे। जब भी पूछोगे परेशानी का सबब मुस्कुरा देंगे। दांव सियासी खेल रहे हैं, दांव सियासी खेल रहे हैं, सच कैसे बता देंगे। जिस तरह की राजनीति हो रही है बिहार में, और इस राजनीति ने देश की राजनीति को ऐसा उलझा के रखा है, इस चक्रव्यूह में फंसा के रखा है, कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता है कि आगे क्या होने वाला है। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो सामने चेहरे नज़र आ रहे हैं और चेहरे के पीछे की जो असलियत है, वो दोनों दिखाई दी 5 दिनों में। 5 दिन में किस दल में कौन नेता, कौन मंत्री कितना ज़्यादा संतुष्ट है, इस बात को आप सुनेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। न मंत्री अपने मंत्रालय से खुश हैं, न अधिकारी अपने मंत्री से खुश हैं, न मुख्यमंत्री अपने काम से खुश हैं, न मुख्यमंत्री के काम का प्रचार हो रहा है, और न मुख्यमंत्री इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं जिसकी लेकर के चर्चाएं हों और बिहार विकास की तरफ बढ़े। अगर ऐसा होता तो आप समझिए ना, ये क्यों कहती भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले 17-18 सालों से अधिकांश समय नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रही है, उसे भी आज बिहार में विकास दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। लालू प्रसाद तो लालटेन लेकर के खोज रहे थे, आज से 1 साल पहले विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आज तेजस्वी यादव को लालटेन की रोशनी में भी विकास नज़र आता है। खैर, यह अलग चर्चा का विषय है। हम राजनीति की बात करने आए हैं। हम बात करने आए हैं कि 2024 में जब चुनावी समर में ये सभी महारथी उतरेंगे तो किसके पास क्या होगा। सबसे बड़ी बात कि क्या नीतीश कुमार जो कुछ भी एक्ट कर रहे हैं ये एक प्री प्लान्ड एक्ट है, या फिर वास्तव में नीतीश कुमार ऐसे ही हो गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार के पास जो कला है, उस कला को आप पिछले 3 दशक से देखते आ रहे हैं। उनके पास कला है कि सत्ता और कुर्सी कैसे बरकरार रखी जाती है, बचाई जाती है, अच्छी तरह से जानते हैं। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अब क्या करेंगे, 2024 और 25 में तो समाप्त हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान भी, अंतिम चुनाव प्रचार के दिन कहा था कि अब वो आगे आपसे चुनाव के लिए वोट मांगने नहीं आएंगे। इसका मतलब कि नीतीश कुमार क्या तभी सोच लिए थे। खैर, ये तो बहुत पीछे की बात है। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में नीतीश ने ऐसा सधा हुआ बाउंसर फेंका है जिसने सबके अरमानों पे कहीं ना कहीं पानी फेर दिया है। और ख़ास करके तेजस्वी, चिराग मांझी, भाजपा, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जितने भी वर्तमान में युवा नेता सामने नज़र आ रहे हैं, वो सभी ध्वस्त नज़र आ रहे हैं। सभी का विकेट एक बार में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, ढा दिया है। नीतीश कुमार ने एक सामने प्लान लेके लिया और उस प्लान पर वो एग्जीक्यूट करने लगे। जातीय गणना, और जातीय गणना से मिलना क्या था ये सबको पता था। जातीय सर्वे रिपोर्ट आया। जातीय सर्वे रिपोर्ट आने के बाद लगातार हम ये बात कह रहे थे, आपने पंचनामा में भी देखा होगा, संपादक नमन मिश्रा जी, और भारत लाइव पे भी लगातार ये चर्चा हम कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जातीय सर्वे कराना नहीं, वो 2 दर्जन जो अलग अलग खंड में जानना चाहती है सरकार कि किसकी क्या स्थिति है, किसके पास गाड़ी है, किसके पास मोटरसाइकिल है, कौन किस बर्तन में खाता है, किसके पास घर है, किसके पास नहीं है, कौन कितना कमाता है, ये सारे 24-25 पॉइंट जो थे, इस पर सर्वे हो चुका है और रिपोर्ट सामने है। हालांकि रिपोर्ट सरकार ने अपने तक सीमित रखा है, लेकिन जानते ही हैं पत्रकार तो खोजी होते हैं। उन्होंने कहीं पीडीएफ बना करके, तो कहीं कुछ करके, कहीं फ़ोटो खींच करके अपना काम शुरू कर दिया है और इस पर विश्लेषण शुरू हो गया है। हमने भी आपको विश्लेषण किया है और हमने कहा भी था कि हम
जब विधान मंडल का सत्र स्थगित होगा, उसके बाद इस 5 दिवसीय सत्र के बाद हम भी इस पर विश्लेषण करेंगे। अलग अलग तरह से हम आपको बताएंगे कि इसके क्या मायने हैं। लेकिन खैर, इस बीच में जो मामला सामने आया, नीतीश कुमार ने जो पासा फेंका है, जो गुगली फेंकी है, जो बाउंसर फेंका है, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है और सभी हाथ उठा करके खड़ा है। हमने कल आपको दिखाया था कि विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जो भी झमेला हो रहा हो, लेकिन जब जब आरक्षण की बात आ रही है, जातीय गणना की बात आ रही है, तो विरोध में एक आदमी भी खड़ा नहीं है। वो तो भला हो नीतीश कुमार का कि कुछ ऐसी बातें 2 दिन बोल दिए जिसके चलते ऐसा लगा कि विपक्ष भी है, वरना विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं रही। अननेसेसरी, अनअर्गल सदन को बाधित करना, यह नीतीश कुमार के बयान पर था। अगर इस पूरे विषय को लेकर के इस पर चर्चा होती, बहस होता, इसके रिपोर्ट पर आम जनता को सदन के माध्यम से बताया जाता कि आप इस जाति के हैं, आपके पास क्या है, क्या नहीं है, आपको क्या दिया जाएगा, बहुत ही लिमिटेड इस पर चर्चा हुई और सीधे इसको पास कर दिया गया। खैर, ये अब कानून बन गया है और इस कानून बनने के बाद नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता में है और जो अब बिहार में अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में मुख्यमंत्री का सपना, कोई सांसद बनने का, कोई मंत्री बनने का सपना देख रहा है, उन सारे के सपनों पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अचानक से पानी डाल दिया है। नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि पहले जेपी की भूमिका में काम कर रहे थे, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर की भूमिका में आए। कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर के वो अपनी राजनीति की यात्रा शुरू किए थे। जयप्रकाश नारायण के इशारों पे उन्होंने राजनीति शुरू की। इसके बाद अटल जी के साथ वो लंबे समय तक रहे, तो आज भी अटल जी का नाम, आडवाणी जी का नाम लेते हैं। गांधी जी का नाम तो 24 घंटा वो अपने कंधे पर लेकर के चलते हैं कि गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी ने वो कहा। और नीतीश कुमार की राजनीति और रणनीति का ये हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार एक नए रास्ते पर निकल पड़े हैं, वो है लोहिया वाला मार्ग। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने पहले ही इशारा कर दिया था लोहिया पथ चक्र नाम देकर के, उस जो फ्लाईओवर बने हैं उसका नाम देकर के। खैर, आपको पता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आपको पता है कि इस बात पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने पर झमेला होगा और इसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। जैसे ही ये सदन में दोनों सदनों ने पास किया, उसके बाद से नए पैंतरे शुरू हो गए कि अब क्या होगा, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इसे स्वीकृत करेगी, क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्या ये आरक्षण जो नीतीश कुमार ने घोषित किया है वो दे पाएंगे। ये सारी बातें चर्चा का अलग विषय है। लेकिन इस बिल को ला करके, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल सेशन बुला करके महिलाओं को आरक्षण 33% देने का वादा किया, कब मिलेगा ये मिलने में अभी समय है। लेकिन घोषणा 2024 के चुनाव से पहले कर दिया गया कि हम 2024 के बाद जब आएंगे तो आपको ये आरक्षण देंगे। उससे भी बड़ा दाव नीतीश कुमार ने खेल दिया। हम शुरू से बता रहे हैं कि जातीय सर्वे का रिपोर्ट जैसे ही आएगा, नीतीश कुमार आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे और ये अब साफ नज़र आ रहा है। हमने कल भी आपको बताया था कि आरक्षण का दायरा कैसे घटाया और बढ़ाया जा रहा है। जहां एक तरफ महिलाओं को, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को जो आरक्षण प्राप्त था 3%, उसे हटा दिया गया है और इस आरक्षण के दायरे को, जिसमें SC ST के दायरे को बढ़ाया गया है, ST को तो 100% दिया गया है। वहीं आपको बता दें OBC और EBC के आरक्षण के दायरे को भी बढ़ाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि EWS जैसा था वैसा ही रह गया है, यानी 15% नीतीश कुमार ने बढ़ाया है। लेकिन इस 15% में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बड़ा पेंच फंसा दिया है और नीतीश कुमार का तीर सीधे भाजपा को ठाएं से लगा है और भाजपा रणनीति बनाते बनाते थक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी रोज नई रणनीति बनाती है और उस रणनीति को नीतीश कुमार ऐसा ध्वस्त करते हैं कि उसको समझ में नहीं आता है कि फिर आगे क्या करना है। इतना ही नहीं, इस रणनीति में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार अब INDIA गठबंधन से ज़्यादा उस फ्रेमवर्क को देखना शुरू कर चुके हैं जिसमें 2024 और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार उस वोट बैंक को अपने पाले में रखेंगे, जिससे कि महागठबंधन
और एनडीए यानी INDIA गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों इस लायक नहीं रहे कि बिहार में या केंद्र में बिना नीतीश कुमार के सत्ता पर काबिज हो सके। संभावित बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस आइडिया को एडॉप्ट करने के लिए कई तैयार हैं। राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ मेरी सरकार होगी, हमारी सरकार बनेगी, वहाँ वहाँ हम जातीय सर्वे कराएंगे। लेकिन आरक्षण वाला जो दाव खेला है, ये दाव सब पर भारी पड़ रहा है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने जिस तरह का जीतन राम मांझी पर को लेकर के व्यवहार किया, जिस तरह से महिला प्रजनन को लेकर के उन्होंने बात की, इन बातों पर इधर विपक्ष घेरता रहा नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने इसी के आड़ में ये पूरा का पूरा दाव और पूरा क्रेडिट अपने ले लिया। बार बार विपक्ष को ये बात कहना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ा कि ये सर्वसम्मति से हुआ है, हमारी भी भागीदारी है, हम भी बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं, ये बात बोला जाए और इसे प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया जाए। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को भीतर ही भीतर नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा हिला डुला दिया है, तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है युक्ति, प्लानिंग, जिसके तहत नीतीश कुमार को रोका जा सके। खैर, आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, और इस बात को कहीं पिन करके रख लीजिएगा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके परिणाम आने के साथ ही इस देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। कहने के लिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार अपने बानी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही है, एक तीर से नीतीश कुमार ने सबका शिकार कर लिया है। लालू प्रसाद का नाम लेवा कोई अभी नहीं है। कोई नाम ले रहा है क्या पिछले 5-7 दिनों से लालू प्रसाद का? लालू प्रसाद कहीं ना कहीं बंद कमरे में अपने आप को बंद कर चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बोला जाए और मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जिसके चलते सारा खेल किया धरा भंडोल हो जाए। तेजस्वी यादव 24 घंटा निगरानी रख रहे हैं कि लालू प्रसाद ऐसा कोई बयान न दे दें। इधर तेजस्वी यादव को बगल में बैठा करके जो कुछ भी नीतीश कुमार कर रहे हैं वो सारा उनके माथा पर लौट जाता है, ये भी एक बड़ी बात है। तो वहीं चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, हरीश सहनी हो, ये पूरा का पूरा जो SC ST का कुनबा है वो अब ये सोच रहा है कि इस क्रेडिट को कैसे अपने बजाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा सम्राट चौधरी हो, तेजस्वी यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, बाकी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इस क्रेडिट को लेना चाहते हैं। तो वहीं सवर्णों में भी आपने देखा है, भले ही आरक्षण का दायरा सवर्णों का नहीं बढ़ा हो, लेकिन जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद सवर्णों में भी एक अलग तरह की हलचल शुरू हो गई है। कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कौन क्या करेगा, किस तरह से अपने कुनबे को एकजुट करना है। आपने देखा होगा कि ब्राह्मणों की एक अलग से रैली शुरू हो चुकी है। जानकारी मिल रही है कि यहाँ बापू सभागार में एक बड़ी रैली करने के लिए आशुतोष झा जो हैं वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो इधर आपको बता रहे हैं कि आपने देखा होगा संजय सिंह महाराणा प्रताप को लेकर के अपनी रैली कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आनंद मोहन को आपने देखा होगा कि वो भी रैली की तैयारी में लगे हुए हैं। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने वो अपने समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। तो उधर रामकिशोर सिंह रामा सिंह जो हैं पूर्व सांसद, वो अलग ही अपनी रैली करने में लगे हुए हैं, राजपूतों को एकजुट कर रहे हैं। बात करें भूमिहारों की तो अखिलेश सिंह को आपने देखा किस तरह से लालू प्रसाद को ही मंच पर बैठा करके और भूमिहारों को एकजुट करने का कोशिश किए। तो उधर आशुतोष कुमार हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच वाले, उन्होंने भी एक बड़ी सभा कर ली। अब ये सारा सब कुछ मिल करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो ये दांव फेंका है, जो ये बाउंसर फेंका है, वो सबको परेशान कर रहा है। और इस परेशानी को का हल कैसे निकलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन तत्काल तो नीतीश कुमार ने सारे विकेट उड़ा दिए हैं। अब देखना होगा कि कौन आगे नेक्स्ट इनिंग में बेहतर नीतीश कुमार के सामने प्रदर्शन कर पाता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। दिवाली की आप सभी को हार्दिक बधाई एक दिन पहले दे रहा हूं, इसलिए कि दिवाली खुशी का त्यौहार है, ज्योति का त्यौहार है, और इस त्यौहार को हम सभी अपने भीतर एक ऊर्जा पैदा करने के लिए मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।